Exercise 5.1 What is general? Write in our own words. यहाँ पर जनरल क्या है? अभी तक हमने इसकी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली और जनरल किसे कहा जाता है वो भी देख लिया है। तो अब यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है कि जनरल मीन्स क्या? आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया हुआ है, ओन वर्ड्स में लिखेंगे। जनरल क्या हो जाएगा? General is a book of accounts in which all day-to-day transactions are been recorded in order to their occurrence. Order means उनके sequence wise, जो transaction पहले हुआ है उसे पहले लिखा जाएगा, then जो next transaction है वैसा ही सेम हमने इसी वर्ड को देखा था, chronological order में लिखेंगे। Clear? चलिए, then complete the following sentence with appropriate words. अब यहाँ पर आपको कुछ fill in the blanks टाइप जैसा ही है। तो फर्स्ट जैसे दिया जनरलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन डैश। यहाँ पर एक डैश है, तो बताइए कि जनरलाइजिंग प्रोसेस एंटरिंग किसमें ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे जनरलाइजिंग बोला जाता है। हमने पढ़ा था जर्नल को, जो भी ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर लिखा जाता है और हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम एंट्री बोलते हैं। बट अब जनरल में जो ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? जनरलाइजिंग। इसका सही आंसर यहां पर किस में आएगा? जनरलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन, किस में करते हैं हम? जर्नल के अंदर करते हैं। किस में किया जाता है? दी जर्नल। क्लियर यहां पे? देन अनदर नेम ऑफ जनरल इज, हमने इसके बारे में पढ़ा था, अनदर नेम ऑफ जनरल इज ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री और प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। ये दोनों उसी के नाम है ना? तो अगर दोनों लिख सकते हैं और अदरवाइज सिर्फ अगर एक पता है तो एक लिखिए, बस बेटर कि आप दोनों याद रखिए। देन थर्ड वन, ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर नोन एज, जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था एंट्रीज। क्या बोला जाता है उसे? एंट्रीज। Then the explanation of a journal entry is known as, हमने बात की थी कि आप कोई भी जर्नल, जो ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे जर्नल के अंदर, उसके बाद आप एक उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। उस एक्सप्लेनेशन को हम क्या बोलते हैं? नैरेशन। क्या बोला जाता है? नैरेशन। क्लियर? चले आगे। फिफ्थ वन, इन अ जर्नल एंट्री preposition dash is used before the name of the amount to be credited. In short क्या पूछा जा रहा है कि हमारे में दो ही चीज बनती है, दो ही अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट वे में हम लिखते हैं। तो यहाँ पूछा रहा है कि आप क्रेडिट में जर्नल एंट्री जब लिखते हैं तो आप जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, मींस क्रेडिट साइड पे आप जब लिखेंगे, नॉट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट साइड पे जब लिखा जाता है तो हम जर्नल में सबसे पहले उस नेम के आगे या उस अकाउंट से पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? हमने पढ़ा था कौन सा था? टू। क्या लगाया जाता है? टू। बट टू कैसा होगा? कैपिटल में होगा। ये टू कैसा होगा? कैपिटल में होगा। क्लियर? इतना से याद रखो। यहाँ पे शॉर्ट ऐसा दे दिया है लेकिन प्रीपोजिशन के, लेकिन हम जब भी क्रेडिट के लिखा जाएगा तो टू कैपिटल ही आएगा, पी कैपिटल आएगा उसका। देन अब नेक्स्ट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग, क्या प्रोसेस है जनरलाइजिंग का वो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे द फर्स्ट टाइप दिया है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। सबसे मेन काम क्या होगा? आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा अकाउंट है ना? अभी इसके रिगार्डिंग आप देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट में हमें लिखना है नहीं लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द अफेक्टेड अकाउंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर आइडेंटिफाइड। आपको पता होना चाहिए कि इफ अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो किसके रिगार्डिंग है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आपने हर एक चीज का पर्टिकुलर एक अकाउंट बना के रखा होगा। फर्नीचर, सेल्स, परचेज एंड अदर बहुत सारी चीजें, सबका आपने अलग से अकाउंट बना के रखा है। जिस चीज का खर्चा हुआ है या जिस चीज के लिए हमारे पास पैसा आया है तो पर्टिकुलर उसी अकाउंट में लिखूंगा ना मैं, बाकी सब में लिखने की जरूरत है नहीं। जिसमें खर्चा हुआ है उसका उसके अंदर एंट्री, जिसके लिए हुआ है उसके अंदर उसकी एंट्री। क्लियर? तो वही चीज आपको बता रहे हैं कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन से ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा अकाउंट आएगा, ये आपको
क्लियर पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर, एक एग्जांपल बताया गया है, इफ द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 आर परचेज्ड फॉर कैश। एक कंटिन्यू पूरा है सेंटेंस। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमने 10,000 रुपीज के गुड्स जो थे वो परचेज कर लिए, कैसे में, कैश में किए। मींस ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। तो क्लियर से है कि यहाँ पे आप कौन से दो अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट क्या होगा, आपने कोई चीज परचेज की है तो उसका अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि आप परचेज के अंदर उसकी एंट्री लिखेंगे कि मैंने कुछ चीज परचेज करी। सेकंड चीज, आपने कैश में पेमेंट किया है, पेमेंट कैसा किया है, कैश में, तो कैश के अकाउंट में से 10,000 आपने पे कर दी तो उसको डिडक्ट करेंगे, मींस माइनस करेंगे, क्योंकि चला गया ना। और जो परचेज किया है उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज लेके आ गए तो वो तो और बढ़ गई ना हमारे पास, है ना। आर द टू अफेक्टेड अकाउंट्स, ये दो अकाउंट बनेंगे। अभी इसी के रिगार्डिंग ये जो आपको एग्जांपल दिया ना, हमारे पास जो एग्जांपल था कि हमने 10,000 के गुड्स लिए थे, परचेज किए अभी कैश में। अब इसी पे से हम पूरा प्रोसेस ऑफ जनरलाइजिंग पूरा समझेंगे। देन रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ अकाउंट, कौन से टाइप के अकाउंट बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वी डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ द अफेक्टेड अकाउंट्स। एग्जांपल इन द अबव के, जैसे कौन से एग्जांपल बनेंगे ये आपको पता चल गया। परचेज किया है तो परचेज अकाउंट बनेगा, मैंने कैश में पेमेंट भी किया है तो कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट। आर द एक्सपेंसेस एंड द एसेट्स अकाउंट रिस्पेक्टिवली, क्लियर। चले, अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा रूल अप्लाई करना है, डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट क्रेडिट के रूल हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं सारे, क्लियर, पूरा स्टेप बाय स्टेप आएंगे, वो पढ़ चुके। अब उसमें और डीप में थोड़ा जाएंगे कि क्या बताया जाएगा। देन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू द अफेक्टेड अकाउंट्स। अफेक्टेड मींस उनके जो रिलेटेड अकाउंट है, जिसके अंदर डेबिट आना चाहिए वो उसी को डेबिट करेगा, और जिसमें क्रेडिट आना चाहिए वो उसी को क्रेडिट में लिखा जाएगा। You are aware of these rules. However, for revision purpose, these are given below. ये चीज हमें पता है, ऑलरेडी हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टिल वो क्या है, एक रिवीजन के लिए हमको दिया जा रहा है, तो ये पढ़ लेंगे। जैसे assets and expenses accounts are debited if there is an increase and, clear, जब भी assets और expense में increase होगा, कुछ भी चीज बढ़ेगी तो वो किधर लिखी जाती है, डेबिट में। और क्रेडिट में कब आता है कि जब एसेट्स और एक्सपेंस में कुछ चीज डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, कुछ चीज डिक्रीज हो रही है, तब वो किस में आता है, क्रेडिट में आएगा। किस में आता है, देखा है आपने, क्रेडिट, क्लियर। देन नेक्स्ट चीज क्या बताई गई है, लायबिलिटी एंड कैपिटल। लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट, ये सब एक साथ नहीं है, अलग अलग है। लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट आर डेबिटेड इफ देयर इज इन डिक्रीज इन वैल्यू। अगर इन तीनों के अंदर वैल्यू में डिक्रीज होगा तो वो किस में आता है, डेबिट में आता है। सेम अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब भी इन तीनों के अंदर लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू में इंक्रीज होगा तो वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्लियर, बहुत ही बेसिक रूल है ये, हमारे अकाउंट्स के बहुत ही बेसिक रूल है इतने से। बस इसी के ऊपर पूरा इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो हमारा पूरा अकाउंट्स चलता है। क्लियर है, चलिए आगे। इन एग्जांपल गिवन व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एज द एसेट्स आर इंक्रीज। क्लियर सी बात है, हमने कोई चीज परचेज करी तो हमारी एसेट्स तो बढ़ी गई, गुड्स बढ़ गई ना हमारे पास। पहले सपोज 100 थी, अब और मैंने 50 खरीद ली तो मेरे पास 100 से अब कितने हो गई, 150 हो गई, मेरी एसेट बढ़ गई है, सही है। देयरफॉर परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अभी हमने पढ़ा कि जब भी एसेट्स में अगर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, तो वो किस में एंट्री आती है, डेबिट में आती है। और इफ अगर क्या बताया है, अकाउंट विल बी डेबिटेड एज अ पेमेंट इज मेड इन कैश। आपने क्या पेमेंट किस में किया है, कैश में किया है, तो कैश आपके पास बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी से बताइए।
कैश कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? सीधी सी बात है सर, मैंने तो कैश में पेमेंट कर दिया है, 100 रुपए थे अब और 50 हो गए, तो पैसा तो कम ही हो गया। क्या हो गया? ऐसे डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज जब भी होगी तो आपने क्या पढ़ा है कि जब भी डिक्रीज होगी तो किस में आएगी? क्रेडिट में आएगा। किस में आएगा? क्रेडिट में। तो वही चीज आपको यहां बताई गई है। कौन सी अमाउंट किस में आएगी? तो कैश अकाउंट विल बी credited. Then now the journal entry will be made in the journal along with a brief explanation. अब यहाँ पे क्या है, हमने जो जर्नल एंट्री सीखी थी, मींस बताई गई थी, उसका फॉर्मेट था कि आप किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन है उसको आप अकाउंट की लैंग्वेज में जर्नल में कैसे उसकी पोस्टिंग की जाएगी वो बता रहे हैं यहाँ पे। The corresponding amount will be written in the debit and credit column. After completing one entry, an horizontal line is drawn before entry for the next transaction is made in the journal. ये लाइन के बारे में पता था आपको। एक चीज इससे पहले याद रखना कि हमने आगे पहले रूल पढ़ा था, डेबिट और क्रेडिट में कोई भी ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं तो एट द एंड डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट आनी चाहिए वो इक्वल ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेबिट में कुछ अलग अमाउंट है जो क्रेडिट में अलग आ रही है। दोनों अमाउंट कैसे होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए। देन क्या बता रहे कि आपका जब भी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, देन क्या है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ क्यों करनी होगी? ताकि जैसे ये लाइन दिखेगी आपको तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक ट्रांजैक्शन यहां पर हो चुका है, तभी एक लाइन है। अब इसके बाद में जो ट्रांजैक्शन है वो कंटिन्यू नहीं है, मतलब इसके साथ नहीं है, वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? इसीलिए बताया हम लोग बुक में भी एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स में भी, ताकि वो पता चले, आइडेंटिफाई हो सकता है, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका दूसरा एक आंसर है। सेम वैसे ही अकाउंट्स में भी इसी तरीके से लिखा जाता है, एक पैटर्न है उसका। तो हमने क्लियर सा पढ़ा था कि जो चीज आई है, इंक्रीज हुआ है, वो किस में आएगा? डेबिट में, और जो एसेट कम हो गई है वो आता है क्रेडिट में। तो एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसा डॉट डॉट नहीं करना है आपको, इसी कितना डिस्टेंस पे आएगा, बन गया डेबिट टू कैश अकाउंट। एक कैश क्या हुआ था? डिक्रीज हो गया था, परचेज हमने एसेट की थी, इंक्रीज हुई 10,000 डेबिट के सामने, क्रेडिट है क्रेडिट के सामने। क्लियर? अब यहां पर एक नरेशन देंगे, हमको पता तो होना चाहिए कि क्या हुआ था। गुड्स परचेज फॉर कैश, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि अमाउंट तो आपके सामने ही है। क्या हुआ था वो बताओ कि हमने तो गुड्स परचेज किया, कैसे में? कैश में परचेज किया। क्लियर? चलिए अब इसी को एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि प्रॉपर एक पूरा एग्जांपल दिया होगा, उसी के रिगार्डिंग पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कुछ हमारा एग्जांपल दिया हुआ है ना। चलिए तो इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1, यहीं पे आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। अभी इसके अंदर हमने टेबल इस तरीके का फॉर्मेट में देखा ही था, कैसा? सेम ये पैटर्न में हम देख चुके हैं ऑलरेडी आगे कि हमने अफेक्टेड अकाउंट्स बताया था कि कौन से अकाउंट्स है, क्या उनमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो किस में अमाउंट आएगी, डेबिट में या क्रेडिट में, ये हमने क्लियर देखा था। और इसी के साथ में हम जर्नल एंट्री भी करेंगे, है ना। ये तो एक एक्सप्लेनेशन था, हम क्या करेंगे प्लस जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो जर्नल एंट्री का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम निकाल के रखा हुआ, ये सब कंटिन्यू में ही है, ये सब है ना, ये पूरा कंटिन्यू में ही चल रहा है हमारा क्वेश्चंस। अब ये तीन फॉर्मेट है, इसलिए अलग अलग टेबल पे मैं ऐसा फोल्डर में खोल दिया है ताकि बहुत अच्छे से हमको समझ पड़ जाए। क्लियर? ये यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया टेबुलर फॉर्म में, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से अच्छे समझ में भी आएगा, है ना। चलो तो क्या दिया हुआ है, एनालाइज, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 जर्नल का फर्स्ट इलस्ट्रेशन अभी हम देख रहे हैं। Analyze in tabular form and enter the following transaction in the journal of Bhagwat and Son.
भगवत एंड सन ये कौन है? इस कंपनी के, या ये कंपनी है, ये बुक्स है, तो उसके ओनर कौन है? भगवत एंड सन। इनका नाम होगा कंपनी का, मे भी हम समझ लीजिए आप वहीं पे काम कर रहे हैं, भगवत एंड सन्स आपके बॉस है, हम वहां पे काम कर रहे हैं, वी आर द अकाउंटेंट, तो हमको क्या करना है? इसको मेंटेन करना है। क्लियर? देन यहाँ पे क्या है? तरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तरुण ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। किसने? तरुण ने। इसके हमको नॉर्मल से पता है कि कभी भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो कैश लेके आया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। चलिए कितना है? जनवरी 1, ईयर देख लीजिए 2014, जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अब कैश कितना लाया गया है? 1 लाख रुपीस। एक्सप्लेनेशन में देखा जाए 2014 जनवरी, ट्रांजैक्शन तो आप लिखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन दिया था वही है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर तरुण, किसने? जो ओनर है कौन? तरुण। भगवान एंड सन्स उनकी फर्म का नाम है ना? उनके फर्म का नाम है। तो ये क्या है? कैश रिसीव किया है ओनर ने, बिजनेस ने कैश रिसीव किया है। मींस क्लियर? हम यहां बिजनेस के पर्पस से बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, क्या हुआ है? पैसा बिजनेस में आया है, सीधी सी बात है, आया है। तो काइंड्स ऑफ जो अकाउंट्स हमारे होते हैं, अफेक्टेड एंड काइंड्स ऑफ अकाउंट, क्या आएगा इसमें? सबसे पहले कैश। क्या है? कैश आया है। क्या है? पर ये कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। एंट्री किसमें आएगी? सर 2 अकाउंट में आएगी, 2 काइंड्स ऑफ अकाउंट हमारे पास हमने पढ़े थे, ऐसे एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है ना? लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एक चीज की जो कैश की एंट्री वो किसमें आती है? एसेट में। हमने आगे इससे पहले पढ़े थे, एसेट्स के अंदर दिया था हमको यहाँ पे गुड्स, एसेट्स, फिर डेटर्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इससे पहले वाले 4th चैप्टर में पढ़ा था। बस अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया है कि कैश किसमें आता है? एसेट में आता है। कैपिटल किसमें आता है? कैपिटल में ही आता है। क्लियर? अब बताइए कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, कैश तो बढ़ रहा है, क्लियर सी बात है। कैपिटल है, कैपिटल भी क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। क्लियर? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलिए अब इसकी एंट्री कैसे होगी? क्या बताया गया? कैश, जो चीज आ रही है, क्या हो रहा है? जो चीज आ रही है उसमें क्या होगा? डेबिट। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो किस में आता है? एसेट जब भी इंक्रीज होता है किस में आता है? डेबिट में। और हमने देखा था कि जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो किस में आता है? क्रेडिट में। किस में आता है? क्रेडिट में। तो एंट्री कैसे आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री। इतना क्लियर हुआ? अब इसी की जर्नल एंट्री देखेंगे कुछ। तो जर्नल एंट्री कैसे की गई है? 2014 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट, डीआर मींस डेबिट, जरूरी लिखना, ठीक है? कितना था? 1 लाख रुपीस टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। कौन आ रहा है? तरुण का कैपिटल है, कितना है? 1 लाख रुपीस। अमाउंट सेम आएगी, एक नरेशन आएगा, क्या आएगा? कैपिटल ब्रॉट इन बाय तरुण, या कैपिटल ब्रॉट बाय तरुण, इन नहीं आएगा, ब्रॉट बाय तरुण। क्लियर? यहां पर आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, यहां पर आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया ना। अब एज पर हमारे कुछ रूल्स के हिसाब से क्या बताया था? जब भी आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा तब आप एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों? ताकि पता चले कि एक ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए कर देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, दिख रही है आपको? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बस ये यहीं तक आती है। आप अमाउंट में लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक वो ड्रॉ की जाती है। क्लियर? यहां से मुझे पता चल जाएगा कि 1 जनवरी में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें यही है ट्रांजैक्शन। क्लियर? मींस कैश का एक ट्रांजैक्शन होता है वो ये रहा। अब भले 1 जनवरी में दूसरा ट्रांजैक्शन होगा तो वो दूसरी डेट में आएगा, बराबर? चलिए देन नेक्स्ट है जनवरी 2। 2 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। 20,000 की क्या किया आपने? गुड्स परचेज किए, वो भी कैश में। सीधी सी बात है, आपके पास एसेट्स बढ़ गई, जो एसेट थी कुछ बढ़ी और कुछ एसेट जो है वो कम हो गई। मींस परचेज किए, गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, कैश में परचेज किया है तो कैश चला गया, तो कैश क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, है ना? क्या आएगा? ट्रांजैक्शन की अमाउंट लिखी जाएगी, गुड्स परचेज
फॉर कैश अफेक्टेड अकाउंट, एक आएगा गुड्स में, एक आएगा कैश में, है ना। गुड्स आया और कैश के रिगार्डिंग बात हुई है। किस में आती है इसकी एंट्री? दोनों एसेट में ही आते हैं, गुड्स भी और कैश भी किस में आते हैं? एसेट में ही आते हैं। फोर्थ चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया हुआ है ना। अब यहां बताइए इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, क्लियर से बताइए। जब भी ऑलवेज आता है, जब भी परचेज हुआ होगा ना, हमेशा परचेज हुआ है तो इंक्रीज ही आएगा। ये बेसिक रूल है, ये फिक्स कर लीजिए। जब परचेज हुआ है तो गुड्स में इंक्रीज, और इफ अगर वो कैश में परचेज हुआ है तो 100% वो क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि पैसा तो गया ही है। डिक्रीज, क्लियर। एज पर आवर रूल, जब भी एसेट इंक्रीज होती है किस में आती है? डेबिट में, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो किस में आती है? क्रेडिट में। क्लियर। क्या डिक्रीज इंक्रीज हुआ था? परचेज इंक्रीज हुआ। डिक्रीज क्या हुआ था? कैश डिक्रीज हुआ था, है ना। अब इसी को क्या करेंगे? यही फॉर्मेट को बुक्स ऑफ अकाउंट मींस हमारे जनरल में लिख ले, तो जनरल में कुछ इस तरीके से आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का आपने परचेज किया था और कितने का कैश दिया? 20,000 का ही परचेज किया था, 20,000 का कैश दिया। साथ में क्या है? एक नरेशन, गुड्स परचेज फॉर कैश। आप नरेशन चाहे तो जो यहां पर दिया ना, यही पूरा आता है। देखिए सब में जो क्वेश्चन में लिखा होता ना, वही का वही लिख दिया जाता है। क्लियर? आ रहा है समझ में किस तरीके से? गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। यहां पर हमारा 2 जनवरी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल अगेन एक लाइन आ जाएगी, और ये अभी तक आप बता सकते हैं कि इजीली, अगर मैं यहां ये आपको नहीं भी दिखे तो आप बता सकते हैं कि हाँ 2 ट्रांजैक्शन हुए। कैसे 2 ट्रांजैक्शन पता चले? सर क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इससे मुझे जल्दी पता चल गया। मैं अगर डेट नहीं भी रखूं तो भी मुझे पता चल गया कि 2 ट्रांजैक्शन तो हो गए। इसलिए पता चला हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है। क्लियर? चलिए देन जनवरी 4 मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू ₹30,000। क्लियर से बात है। नाम कब आता है? हम बहुत बार पढ़ चुके, नाम कब आता है? जब भी वो कैसा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तभी किसी का नाम लिखते हैं ना। देन मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम विभू। क्रेडिट तो हमको पता चल ही गया क्योंकि नाम देखा है। 2 चीज हुई, परचेज करी है क्या? मशीन आपने परचेज की, किससे करी है? विभू से परचेज करी है। कैसी है जरा देखिएगा वापस, कैसी परचेज की है हमने? क्रेडिट परचेज की है, मींस इन फ्यूचर मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई? लायबिलिटी हुई, मुझे इन फ्यूचर में उसको पैसा देना पड़ेगा। चलिए देन कौन से 2 अकाउंट आएंगे? एक तो मशीन है वो, प्लस दूसरी कौन सी आएगी? विभू की, क्योंकि विभू को पैसा मुझे देना होगा। कौन से अकाउंट्स में आएगा? मशीनरी। गुड्स किस में आता है? एसेट्स में। और इन फ्यूचर के लिए मैंने अपना सोच मतलब इसमें दिखा दिया गया है कि आपको इन फ्यूचर पैसा देना पड़ेगा, देना है, तो वो क्या आपके लायबिलिटी है। क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। क्लियर हुआ यहां तक? मशीनरी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कैसे हो गई? पहले जो आपकी लायबिलिटी थी वो सपोज कितनी थी? पहले आपकी लायबिलिटी थी ₹0 थी। कितनी थी? 0 थी, है ना। लेकिन जब आपने मशीन परचेज करी कितनी? 30,000 की, अब आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई? 30,000 आपको ऐसे है जो इन फ्यूचर में आपको चुकाने हैं। पहले 0 थी, पहले 0 था और अब कितनी हो गई? 30,000 रुपीस, तो बढ़ गई ना, इंक्रीज हुई। कैसे हुई है? इंक्रीज। क्लियर सी बात है। इसीलिए लायबिलिटी को हमने क्या बताया यहाँ पे? इंक्रीज। क्लियर? चलिए अब इसको हमारे अकाउंट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्लियर से पढ़ा था। एसेट जब भी इंक्रीज होगी क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो किस में आती है? क्रेडिट में। क्लियर? जर्नल एंट्री में आ जाते हैं से जनवरी 4 मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू विभूज अकाउंट कितने थे? 30,000। हमें विभू को पैसे देने होंगे। एक नोट लिखेंगे ताकि हमें और अच्छे से पता चले। मशीनरी परचेज फ्रॉम विभू ऑन
क्रेडिट ऑन क्रेडिट पे आपने विभू के पास से परचेस की है मशीन, है ना। चलिए नेक्स्ट, देन क्या दिया हुआ है, जनवरी 6 रेंट पेड इन कैश। 6 जनवरी को आपने कोई रेंट पे किया है, पेड मींस कर दिया है, कर चुके आप, कितना कैश में किया है, 10,000 रुपीस का रेंट है जो आपने कैश में पेमेंट कर दिया गया है। क्लियर, सीधी सी बात है। अब इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे क्या आएगा, रेंट पेड इन कैश। दो चीज हुई यहां पे, फर्स्ट रेंट, सेकंड कैश। कौन सी हुई, रेंट और कैश। रेंट यहां पे आपको देना पड़ रहा है या मिल रहा है, यहां पर आपको रेंट देना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ, एक्सपेंस। इफ अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि रेंट रिसीव्ड इन कैश रुपीस 10,000, तब आपके लिए रेंट क्या होगा, इनकम हो जाती है या रेवेन्यू कंसीडर करते हैं, है ना। रेंट देखना दोनों चीज में आता है, एक्सपेंस में भी आता है और इनकम में भी आ जाता है ना। बस डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में किस फॉर्म में दिया है, आपने यहाँ पे पेड किया है या रिसीव किया है, इस पे डिफरेंस आएगा। यहाँ पर हमने पे किया है तो हमारे लिए तो खर्चा हो गया। क्लियर, तो रेंट क्या आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस में आएगा। और कैश तो ऑलवेज क्या होता है, एसेट ही होता है। रेंट एक्सपेंस, पहले आपने कोई खर्चा किया था नहीं, अब आपने 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया, ये क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, तो लिखेंगे इंक्रीज। कैश पहले एसेट है, कम हो गया, पैसा जितना था उससे थोड़ा और कम हो गया, 20,000 थे, 10,000 दे दिए, बचे कितने, 10,000, डिक्रीज हो गई अमाउंट। तो एज पर रूल एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज होगा किस में आता है, डेबिट में, एंड एसेट में जब भी डिक्रीज होता है किस में आता है, क्रेडिट में। क्लियर, चले। जर्नल एंट्री किस तरह से आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर, एक क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक नोट बना देंगे। नोट किस तरीके से आएगा, रेंट पेड इन कैश। आप यही का ये स्टेटमेंट पूरा लिख दीजिए, रेंट पेड, आगे भी लिख सकते हैं, इधर सिर्फ लिखा नहीं गया है, रेंट पेड इन कैश। क्लियर, ट्रांजैक्शन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये पूरा कंप्लीट हुआ। देन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल। अनिल के पास से क्या किया हमने, गुड्स परचेज किए, अमाउंट इज 25,000 रुपीस के हमने क्या किए, गुड्स परचेज किए। कैसे, क्रेडिट पे परचेज किए, तभी तो उसका नाम आया है। तो क्या आएगा, अनिल के पास से हमने गुड्स परचेज किए, वो परचेज किया है, प्लस अनिल के पास से आपने परचेज किया है। हमने बताया था कि जो भी हम किसी से परचेज करते हैं तो वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए कौन हुआ, हमारा क्रेडिटर। कौन हुआ, क्रेडिटर। और सेम ऑपोजिट हो जाएगा, हम अगर किसी को सेल करते हैं, कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, तो वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए कौन हुआ, हमारा डेटर। क्लियर, बहुत लॉजिकल फंडा है, इसको आराम से याद रखिए और क्लियरली एक बार फिट कर लीजिए दिमाग में कि क्या है। देन परचेज है, मींस गुड्स, किस में आता है, ऑलवेज एसेट्स में आता है। अनिल क्रेडिटर है, मुझे पैसा दिया नहीं है, देना है, मींस मेरी लायबिलिटी हुई, देना है मींस लायबिलिटी बढ़ गई, फिर से एसेट्स भी क्या हो गई, बढ़ गई है, एसेट बढ़ गई है। तो एंट्री किस तरह से आई, एसेट इंक्रीज है मींस डेबिट सेक्शन में, लायबिलिटी इंक्रीज है मींस क्रेडिट सेक्शन में, एज पर हमारे रूल के रिगार्डिंग। अब इसको क्या करेंगे, जर्नल में एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू अनिल्स अकाउंट, अनिल्स अकाउंट। इस तरीके से, सिर्फ अनिल अकाउंट नहीं आएगा, अनिल्स अकाउंट इस तरीके से लिखा जाता है। तो अनिल्स अकाउंट 25,000। क्लियर, देन एक नरेशन, देखा कंपलसरी हर जगह पर एक नरेशन दिया ही हुआ है, आपको भी इसी तरह से लिखना है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बस दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। चले हमारे नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, जनवरी 10 गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने कुछ गुड्स सोल्ड कर दिए, बेच दिए, कैसे में, कैश में बेचे।
क्लियर सी बात है, कैश में किसी चीज को बेच रहा हूं तो बदले मुझे तो पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसे का बढ़ गया। लेकिन जो मैंने गुड्स बेच दिए, पहले मेरे पास कुछ गुड्स थे, उसमें से मैंने कुछ बेच दिए, तो अब जो रिमेनिंग होंगे वो तो कम ही हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है, वो कैसे हो जाएंगे, कम ही होंगे। चलिए अब इसी के रिगार्डिंग एंट्री लिख दे, कितनी 40,000 का हुआ था, गुड्स सोल्ड किसमें हुआ था, फॉर कैश, कैश और सेल्स किसे बताया जा रहा है, कैश और सेल्स। ऑलवेज याद रखिए, आप बोलेंगे कि सर पहले कैश क्यों सेल्स ले लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, हमेशा जो डेबिट ट्रांजैक्शन मींस जिसकी एंट्री पहले डेबिट में आएगी ना, उसको सबसे पहले आप लिखेंगे। सबसे पहले जो भी आपको सब पता हो जाना चाहिए कि अच्छा ये है मींस ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस में आएगा, डेबिट में, तो वो चीज सबसे पहले आएगी, पहले डेबिट लिखेंगे देन क्रेडिट आएगा। क्लियर, यहां पे डाउट सॉल्व हो गया होगा। कैश और सेल्स, कैश किस में आता है, एसेट में आता है, सेल्स हुआ मींस मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, क्या हो गया मेरा रेवेन्यू है, देन दोनों चीज क्या हुई है, इंक्रीज ही हुई है। एज पर रूल एसेट जब भी इंक्रीज होता है किस में आता है, डेबिट, और हमने लॉजिकली रूल पढ़ा है कि अगर एक चीज डेबिट होती है तो दूसरी अपने आप ही किस में आती है, क्रेडिट में ही आती है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एज पर रूल जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा किस में आता है, क्रेडिट सेक्शन में आता है। क्लियर, बहुत ही बेसिक सी रूल है और यही चीज क्या बार बार रिपीट होते जाएंगे। कैश आपके पास आया, कितना आया था 40,000, डेबिट में तभी आएगा। देन टू सेल्स अकाउंट कितना है 40,000 रुपीज। क्लियर, एक नरेशन आ जाएगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। देन हम हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। कौन सा बताया गया है, जनवरी 15 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत। कोई गुरमीत आपके पर्सन है जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए, नाम है वैसे ही पता चल गया, और प्लस बता दिया कि क्रेडिट पे ही सोल्ड किया। कितना 30,000 रुपीज। मैंने इसे सोल्ड किया है तो ये मेरा कौन हुआ, डेटर। कौन हुआ मेरा, डेटर। कितना 30,000 का। चलिए, देन क्रेडिट सेल्स टू गुरमीत, तो फर्स्ट कौन आएगा, मुझे किसे, गुरमीत आएगा, डेटर में। टू सेल्स किसमें आएगा, सेल्स में। गुरमीत क्या मेरा डेटर है, डेटर किसमें आता है, एसेट्स में ही आता है। किसमें आता है, एसेट में ही आता है हमेशा। क्लियर, तो एसेट क्या होगा, पहले मेरा डेटर कितने थे 0, लेकिन अभी गुरमीत ने क्रेडिट पे ले लिया, कितना 30,000, वो बढ़ गई, अभी वैल्यू बढ़ गई, 0 था, कुछ तो बढ़ा, तो इंक्रीज ही हुआ। क्या हुआ है, इंक्रीज। पहले मेरा सेल्स रेवेन्यू, सेल्स मैंने तो बेच दिया, इन फ्यूचर मुझे पैसा तो मिलने ही वाला है। अब पहले इतना था, अब मुझे और इतना मिलेगा, अभी नहीं बाद में तो मिलेगा, तो मेरा इंक्रीमेंट ही हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंक्रीज ही लिखूंगा। रेवेन्यू जब भी आएगा तब क्या होगा, इंक्रीज ही आता है, तभी रेवेन्यू आता है। क्लियर, जब भी रेवेन्यू आएगा समझ जाएंगे कि क्या हुआ है, इंक्रीज ही होता है ना। देन एसेट में क्या आएगा, जब भी एसेट इंक्रीज है तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज है तो क्रेडिट। क्लियर, जर्नल एंट्री लिख देंगे इसकी। देन गुरमीत अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट रुपीज 30,000। क्लियर, इतना लिख दिया। एक नरेशन आएगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुरमीत। क्लियर, इतना सा पूरा क्लियर हुआ यहाँ पे। देन चलिए नेक्स्ट पे, जनवरी 18 सैलरी पेड। यहां पर क्या बता रहे हैं, आपने सैलरी पेड मींस पे कर दिया आपने, तभी पेड लिखा है, कर दी। कितनी 12,000 की सैलरी जो है आपने पे कर दी है, तो क्या आएगा, सैलरी पेड इन कैश। दो अकाउंट बनेंगे, कौन से, सैलरी और कैश के। सैलरी आप किसी को पे कर रहे हैं तो वो मेरे लिए तो मेरा एक्सपेंस हुआ कि मुझे उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, खर्चा हो गया है ना। मुझे मिल रही होती तो मेरी तो इनकम होती, लेकिन मैं किसी को दे रहा हूं, मेरे पास से क्या हुआ, खर्चा। तो यहां पर क्या होगा, एक्सपेंस होगा। पहले मैंने किसी को सैलरी दी नहीं थी, अब मैंने सैलरी दी है, तो मेरे जो अमाउंट में से कुछ अमाउंट तो कम ही हो जाएगी।
कम होगी ना, प्लस जो सैलरी पहले किसी को की थी नहीं दे रहा था, 0 थी, लेकिन अब सडनली सैलरी दे दी, 0 से 10,000 रुपए से दे दी, तो इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। कैश में दी थी, कैश 10,000 था और 5,000 रुपए दे दिए, बचे कितने 5,000 ही, रिमेनिंग क्या होगा, डिक्रीज ही हुई है, तो क्या आएगा डिक्रीज। एज पर रूल जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा किसमें आएगा, डेबिट साइड, और जब भी एसेट डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो किसमें आती है, क्रेडिट साइड पे। क्लियर। अब इसकी नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही इजी है, सबसे इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं होगा। क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट 12,000, नरेशन क्या आएगा, सैलरी पेड। क्लियर। एक चीज देखिए, जहां जहां पर क्रेडिट आया है वहां पे उन्होंने टू को किस तरीके से लिखा गया, एक भी जगह जहां पे टू ऐसा ना लिखा हो, हर जगह पे टू लिखा ही जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। टू किसको दिया, टू, हम टू रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है ना, प्रीपोजिशन कब यूज होता है, किसी को आइडेंटिफाई करते हो तभी किया जाता है, इसीलिए किया है। देन एंड द लास्ट वन, जनवरी 20 जनवरी, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। विथड्रॉन करना क्या होता है, ले लेना, लेकिन कैसा लिया आपने, पर्सनल यूज के लिए लिया है। यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग तो आपने कुछ भी नहीं लिया, कैसा लिया है, पर्सनल यूज। कितना, 5,000 रुपीज का ऐसा आपने कैश ले लिया है, किसमें से, बिजनेस में से, तभी तो बिजनेस करना एंट्री आई है। कैसा, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब भी होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। चलिए तो क्या आ जाएगा, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, क्या हुआ, ड्राइंग टू कैश। ड्राइंग जो थी, ड्राइंग मींस किसमें से, हमारा कैपिटल होता है, हम पैसा किसमें रखते हैं, बिजनेस में कोई भी पैसा लेके आते हैं उसे कैश में आता है, और बिजनेस के अंदर कभी भी कोई पैसा आया तो उसे किसमें लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। अब अगर मैं बिजनेस में से पैसा ले रहा हूं तो दो चीज हुई, कैश कम हो गया बिजनेस में से, प्लस जो कैपिटल में हम अमाउंट डालते हैं उसमें से भी कम हो जाएगा, उसमें से भी कम ही हो जाएगा, और जो कैश है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर, दोनों साइड इफेक्ट आनी चाहिए। सर दो जगह एंट्री क्यों कर रहे हो, क्योंकि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। क्लियर, हमारा रूल था, इसीलिए दोनों में से लिया जा रहा है, तभी तो इक्वल रहेगा। नहीं तो कैश में से माइनस कर दूं, कैपिटल में से नहीं, तो ये तो आगे पीछे हो जाएगा, है ना। हमके साथ इक्वल रखना है, तो कैसा होगा, ड्राइंग्स एंड कैश। ड्राइंग किस में से डिडक्ट करा जाता है, कैपिटल में से, एंड द नेक्स्ट कैश क्या है, एसेट में लिखा जाता है। ऑलवेज याद रखिए, जब भी ड्राइंग आएगा तो कैपिटल में से डिक्रीज ही होता है, क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं। ड्राइंग का मतलब ही क्या होता है, आपने पैसा लिया, है ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पैसा लिया, तो सीधी सी बात है वो तो डिक्रीज ही होगा। और कैश जब भी लिया जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज। एज पर रूल व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन कैपिटल, कहां लिखा जाता है, ड्राइंग मींस डेबिट साइड पे, एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट, कहां लिखा जाता है, क्रेडिट में। क्लियर, जर्नल एंट्री देख लेते हैं इसकी किस तरीके से। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैसा था, कैश गया था, बिजनेस के पास से जगह चला गया, कैश गया जा रहा है, टू कैश अकाउंट रुपीस 5,000, क्या आएगा, एक नरेशन आएगा, कैश विथड्रॉन बाय द ओनर्स फॉर पर्सनल यूज। नरेशन लिखने का एक फायदा है कि यार मुझे पता नहीं चल रहा है, ये ड्राइंग्स तो हुआ है, मींस पर्सनल यूज के लिए लिया है। किसने लिया था, ओनर ने लिया, ओनर की वाइफ ने लिया, उसके पेरेंट्स ने लिया, कौन किसने लिया। देन जब मैं नरेशन पढ़ूंगा तब पता चलेगा कि अरे खुद ओनर ने ही पैसा लिया था, है ना। मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री में ऐसा सेंटेंस तो लिख नहीं सकता, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट बता रहे हैं कि बस इतने ही ट्रांजैक्शन थे। तो चलिए, जब ट्रांजैक्शन हुआ तो इसको क्या जाएगा, क्लोज। ये तो इसी तरीके से होता है, लेकिन जर्नल एंट्री जो होती है एट द एंड आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे कि कितना अमाउंट का आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन किया। क्लियर से सुनना, मैंने क्या बोला, आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है। यहाँ आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने नहीं बोला गया, कितना ट्रांजैक्शन किया है, वो जो भी चीज का ट्रांजैक्शन हो, मींस आपको पैसा आया या गया, इन शॉर्ट आपने कितने का ट्रेड किया, बस इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो क्या आएगा, टोटल। टोटल में क्या करेंगे,
1,20,000, 30,000, 10,000, 25,000, 40, 30, 12,000, 5,000, ये सभी चीज क्या करेंगे, टोटल अमाउंट दोनों की कैसे आएगी, सेम ही आएगी, और नहीं आ रही है तो सेम आनी चाहिए कंपलसरी। क्लियर आ गया? तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल, और इस तरीके से ये चीज होगी आपकी क्लोज। क्लियर? ये कैसा हो गया आपका, क्लोज हो गया, है ना, ये आपके क्लोज हो गया इस तरीके से। यहां पर आपकी पूरी जर्नल एंट्री है ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी, पूरा ट्रांजैक्शन आप लिख दिए, यहां पर क्लोज। इस तरीके से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी बनेगा। क्लियर? समझ में आया यहां पे? अब इसी के रिगार्डिंग हमें क्या दिया, कुछ एक्सरसाइज दिए, एक्सरसाइज देख ले अभी, कौन सी एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 जो एक्सरसाइज है, अभी इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हुई है। चलिए 5.2 की एक्सरसाइज देखते हैं। चलो यहां पर आपको एक्सरसाइज दी है डायरेक्ट। क्या बताया गया है, आपको कुछ एग्जांपल्स दे के रखे हुए हैं 5.2 में, जैसे ट्रांजैक्शन बता दिए गए, डेबिट और क्रेडिट भी दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, जस्टिफाई करना है कि कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कब, जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो है जिनके अकाउंट बनेंगे और वो कौन से टाइप के अकाउंट में आते हैं। इन शॉर्ट, क्या वो एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, वो किस में आता है, वो आपको बताना है। सेम हमने जैसा इलस्ट्रेशन किया, बस उसी के रिगार्डिंग सेम है। क्लियर? जैसे फर्स्ट देखो, यहां पर एक एग्जांपल भी दे दिया आपको, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, तो सीधी बात है, दो चीज के अकाउंट बनेगी, एक होगा कैश, दूसरा होगा कैपिटल। क्लियर? एक होगा कैश, दूसरा किसका होगा, कैपिटल का। कैश किस में आता है, एसेट में आता है। किस में आता है, एसेट में। और कैपिटल किस में आता है, कैपिटल में ही आता है। क्लियर? चलो कैसा आएगा, नेम ऑफ अकाउंट कौन सा बना, कैश अकाउंट। किसके अंदर आता है, कैश अकाउंट किसका टाइप है, एसेट के अंदर आता है। देन क्रेडिट में कौन सा आएगा, कैपिटल आएगा। टाइप ऑफ अकाउंट किस में आता है, कैपिटल में ही आता है। इंक्रीज डिक्रीज क्लियर होना चाहिए। देन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स आपने कैसे क्रेडिट में परचेज किए हैं, उसका डायरेक्ट देख लेते हैं किस तरीके से आएगा, गुड्स अकाउंट। क्लियर? कैसा आएगा, आपने क्रेडिट में परचेज किए थे गुड्स, तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, गुड्स अकाउंट। सबसे पहले तो यही होगा, प्लस दूसरा क्या, आपने क्रेडिट में परचेज किए तो क्रेडिट का अकाउंट बनेगा, किसका, क्रेडिटर्स का, क्योंकि हमने जिससे परचेज किया क्रेडिट में लाया, तो क्या हुआ, क्रेडिटर। गुड्स अकाउंट किस में आता है, एसेट में। क्रेडिटर है, आपको इन फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अकाउंट में उसको लिखा जाएगा। और इसमें किस में आएगा, एसेट में आएगा। समझ में आ रहा है? देन कमीशन पेड बाय चेक। यहां पर कोई कमीशन होगा, मींस मैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ बोला होगा कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट बिकवा देते हो तो कुछ सर्टेन अमाउंट का कमीशन तुमको दूंगा, होता है, बहुत से जगह पे होता है। तो कमीशन कैसे दिया है, थ्रू चेक दिया है। यहां पर कैश का नाम नहीं है, कैसा दिया गया है, चेक के थ्रू दिया है। मींस इट्स अ बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक कैसे बोल रहे हो सर, बैंक ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि चेक आप कोई दुकान वाले को जाके दोगे नहीं कि ले भाई ये चेक दे दे, कंपलसरी आपको उस बैंक में ही जाना पड़ेगा क्लियर के लिए। तो कहां जाएंगे, बैंक की एंट्री लिखो, चेक क्यों लिखो, चेक कहां जाएगा, बैंक में जाएगा। तो फाइनल एट द एंड कहां जाएगा वो, बैंक में, तो बैंक की ही एंट्री आएगी। फर्स्ट कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन है आया है। देन कैसे में आया, बैंक में आया। कमीशन किस में आता है, एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस, क्योंकि मैंने पे किया, मुझे देना पड़ा, तो मेरे लिए क्या हुआ, वो एक्सपेंस, एक्सपेंस में आएगा। एसेट कैसे हुई, मेरे बैंक का, मींस कैश। कैश और बैंक एक ही बोलूं मैं, बोल सकता हूं कैश और बैंक, क्योंकि बैंक में भी कैश ही रखा होता है और हार्ड कैश ऑन हैंड भी होता है। लेकिन एसेट क्या हो गई, डिक्रीज, पैसा कम हो गया। आज मैं उसको चेक लिख के दे रहा हूं, तो वो क्या करेगा, जिस दिन बैंक में जाएगा वो चेक देगा, वहां से पैसे ले लेगा, तो मेरे अकाउंट में से कुछ अमाउंट तो कम हो गई, अमाउंट कम हो गई मींस डिक्रीज हो गया। और एसेट में जब भी डिक्रीज होता है किस में लिखा जाता है,
क्रेडिट में ही लिखा जाता है। क्लियर? यही हमारा टॉप में भी हमने पढ़ा था, इसके रिगार्डिंग रूल्स है। देन आगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहां पर आप कैश जमा कर रहे, किसमें? बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सीधी सी बात है, दो एंट्री आएगी, पहला आएगा बैंक, दूसरा आएगा कैश, क्योंकि यही दो चीज है ना। बैंक में पैसा आप जमा कर रहे हो, पहले लेने वाला कौन है? बैंक। दे क्या रहे हो? कैश दे रहे हो, तो यही दो चीज क्या आएगी? बैंक इज एन एसेट, एट द सेम साइड कैश इज एन आल्सो एसेट। कंफ्यूजन होगा, क्लियर करेंगे। फर्स्ट, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है, मेरा ही अकाउंट है, मेरा बैंक में ही पैसा जा रहा है, तो मेरे पास से मैंने जो चेक लिखा और कैश है, मैं किसको दूंगा? बैंक में दूंगा। तो मेरे बैंक का जो अकाउंट है वो तो कैसा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले 10,000 रुपए थे, अभी और मैंने 5,000 रुपए जमा कर दिए बैंक में, तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कितना हो गया? 15,000। मींस मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। एट द सेम टाइम मेरे पास 20,000 थे, जिसमें मैंने 5,000 बैंक में डाल दिए थे ना, तो 15,000 हो गए। अब मेरे पास पैसा कम हो गया, 20,000 से 15,000 पे आ गया हूं मैं। मेरी जेब में जो कैश था वो तो कम हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने वो पैसा बैंक में डाल दिया, तो मेरे पास वो चीज तो कम हुई। एसेट, कैश किस में आता है? एसेट में ही आता है। और एज पर रूल जब भी एसेट डिक्रीज होगी किस में आती है? क्रेडिट में ही आती है। क्लियर? देन कैश अकाउंट ये किस में आता है? एसेट। और क्या हो गया? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैश डिक्रीज हो गया है, बैंक में जो बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया, इसलिए वो किस में आया? डेबिट में आया है। क्लियर? बैंक का अगर ट्रांजैक्शन आपने किए होते बहुत और भी अच्छे समझ में आएगा। इफ नहीं तो अपनी पासबुक लेके बैठना बैंक की, देखना उसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। कोई भी चीज का अपने इंटरेस्ट आपको मिला है, कमीशन जैसे चार्ज करते हैं ना, वैसे ही बहुत सी जो में इंटरेस्ट भी होता है, वो आपने रिसीव किया है। इन शॉर्ट क्या हुआ? आपके पास क्या आया? पैसा ही आया है। क्या आया? पैसा आया। इंटरेस्ट मींस पैसा ही आया मेन। तो कैश और एसेट इंक्रीज हुई है, एसेट इंक्रीज होती किस में आती है? डेबिट में। इंटरेस्ट है मींस इनकम जनरेट हुई, वन काइंड ऑफ इट्स अ रेवेन्यू। क्या है? रेवेन्यू। सेम इंटरेस्ट पहले 0 था, अब कुछ अमाउंट से ऊपर आ गया, अमाउंट नहीं दी हमको, सपोज 10,000 रुपीस इंटरेस्ट मिला, तो रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है किस में आता है? क्रेडिट में आता है। किस में आता है? क्रेडिट में। क्लियर यहां पे? देन फर्नीचर परचेज फ्रॉम मुकेश। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मुकेश। मुकेश का नाम आया है। अगेन नाम कब आता है? जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तभी। क्लियर? मैंने फर्नीचर मुकेश से परचेज किया है, अमाउंट नहीं पता है, कोई भी एक अमाउंट सोच लो, मींस 20,000 का फर्नीचर परचेज किया है। अभी मेरे पास गुड्स तो बढ़ गए, मैंने परचेज किया, मेरे पास एक और फर्नीचर आ गया दुकान में, लेकिन इन फ्यूचर मुझे मुकेश को पैसा तो देना होगा, मेरे लिए वो तो लायबिलिटी हो गई। क्या मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ था, बर्डन था मेरे पास कि नहीं मुझे किसी को पैसा देना है करके? नहीं। अब पर मुझे मुकेश को पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, उसके सामने मेरे पास फर्नीचर भी बढ़ गया है, तो सीधी बात है फर्नीचर किस में आता है? इट्स एसेट। पैसा देना है मींस वो क्या है? लायबिलिटी। एसेट जब भी इंक्रीज होगी किस में आएगी? डेबिट में आएगी। और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है, लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, किस में आती है? क्रेडिट के अंदर आती है। क्लियर? किस तरीके से आएगा? फर्नीचर अकाउंट टू मुकेश अकाउंट, जर्नल एंट्री आपको बता रहा हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है? गुड्स सोल्ड बाय रमेश। गुड्स किसको बेच दिए? रमेश को बेच दिए। कैसे बेच दिए? गुड्स रमेश को बेच दिए। अगेन नाम आया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एकदम सही है। क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। रमेश अकाउंट एसेट मींस क्यों एसेट में आया? सर मेरा डेटर है ना, मैंने इसको बेचा है तो मेरा तो डेटर हुआ। डेटर किस में आता है? एसेट्स में आता है। मैंने बेचा, और इसे क्या बेचा? मैंने गुड्स बेचे, सेल किया है। अब एक चीज, मैंने एसेट इसको दी, एसेट मींस रमेश को कुछ गुड्स दिए। क्लियर? रमेश को कुछ गुड्स दिए। मेरे डेटर पहले 0 थे, अब डेटर बढ़ गए, एक रमेश नाम का एक पर्सन आ गया है,
जिसको मैंने गुड्स बेच दी, इन फ्यूचर मेरे को पैसा दे देगा ये, है ना। क्रेडिट था जब इन फ्यूचर देगा, मेरे डेटर्स बढ़ गए, एसेट इंक्रीज हुई है, इसलिए किधर आएगी, डेबिट में आएगी,